नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नया रास्ता का अंतिम अध्याय, लेखिका सुषमा अग्रवाल। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा सारा आकाश का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नया रास्ता अंतिम अध्याय, लेखिका सुषमा अग्रवाल। आज मीनू को नीलिमा के घर जाना था, पर वह आज कुछ अधिक उदास सी थी। उसके मस्तिष्क में एक अजीब सी परेशानी थी जिससे आज तक वह इतनी घृणा करती थी, उसी के लिए आज इतनी परेशान है। क्यों? वह स्वयं ही कुछ नहीं समझ पा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर उसने अपना सब सामान एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब उसका यहाँ एक पल के लिए भी दिल नहीं लग रहा था। वह अपने सब सामान सहित मीरापुर के लिए चल दी। घर पहुँचने पर मीनू को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मीनू का अगले दिन आने का प्रोग्राम था। सबने उसकी कुशलक्षेम पूछी और परीक्षा के बारे में भी पूछा। मीनू को उदास सा देखकर माँ ने पूछा, मीनू बेटी तुम्हारे पेपर कैसे हुए? मीनू ना जाने किन विचारों में खोई थी। माँ की इस बात को सुनकर चौंक कर बोली, हाँ माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए। तो बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? माँ ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान है। यह बात सुनकर माँ को थोड़ी सी सांत्वना मिली और वह उसके लिए चाय बनाने चली गई। मीनू को मीरापुर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे, परंतु वह कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं दिखाई दी। घर में सब उसे हंसाने की कोशिश करते, परंतु उसके चेहरे पर धूमिल सी मुस्कान आकर ही रह जाती। उसकी यह उदासी माँ से ना देखी गई। एक दिन उन्होंने मीनू से पूछ ही लिया, मीनू तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियाँ निकल गईं, परंतु तुम किसी दिन भी प्रसन्न नहीं दिखाई दी। ऐसी क्या परेशानी है तुम्हें जो तुम इतना परेशान नजर आ रही हो? कुछ नहीं है माँ, कहकर मीनू ने माँ की बात को टालने की कोशिश की। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मीनू बेटा, तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? एक माँ होने के साथ साथ बच्चों की मित्र भी होती है। इस समय मुझे अपना मित्र समझकर अपनी कुछ परेशानी मुझे बताओ। हो सकता है बेटी तुम्हारी परेशानी में मैं तुम्हारी कुछ मदद ही कर सकूं। माँ के इस मित्रतापूर्ण व्यवहार से मीनू को महसूस हुआ कि माँ सिर्फ माँ ही नहीं वरन उसकी मित्र भी है। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि इतने में पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वे भी मीनू के पास आकर बैठ गए। बातों बातों में पिताजी ने मीनू से पूछा, मीनू अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी समाप्त हो गई है, अब तुम्हारी शादी का क्या विचार है? मीनू पिताजी के इस प्रश्न का तुरंत उत्तर ना दे सकी। वह कुछ क्षण बाद सोच विचार कर बोली, पिताजी, मैं चाहती हूँ अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ही विवाह की बात सोचो। बेटा यह बात तो ठीक है, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह हो जाता तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो जाते। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं रहती। आप मेरी चिंता न कीजिए पिताजी, आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, वह सदैव आपका मस्तक ऊंचा ही रखेगी। हाँ बेटी, तुम मेरी बेटी नहीं वरन एक होनहार बेटा हो, परंतु फिर भी समाज के कुछ नियम होते हैं। जब तक बेटी अपने घर की नहीं हो जाती तब तक माता पिता को चैन कहाँ मिलता है। तभी मीनू बात पलटते हुए पिताजी से बोली, पिताजी, आजकल मेरा परीक्षा फल आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। ठीक है मीनू, जब इतना पढ़ी लिखी हो तो प्रैक्टिस तो शुरू करनी ही है, पर कहाँ करने का विचार है? मीनू ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया, मैं समझती हूँ कि मेरठ ही ठीक रहेगा। मेरठ? तुम्हारी मेरठ की इच्छा है तो मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर लेना। तुम्हारी खुशी में ही हमारी भी खुशी है। यह कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। कुछ देर तक मीनू व माँ चुपचाप बैठी रहीं। तभी माँ पूछ बैठी, मीनू बेटी, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। माँ, अमित है ना जो 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा, वह अमित, मायाराम जी का बेटा? अरे उन्होंने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसकी शादी तो सुने थे बहुत बड़े घर में पक्की हो गई थी। शादी पक्की हो गई थी, परंतु शादी हो नहीं पाई थी, रिश्ता टूट गया। उसके बाद अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, तुम्हें ये सब बातें किस प्रकार ज्ञात हुई? माँ ने मीनू से पूछा।
अमित नीलिमा के पति सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र है। उन्हीं के यहाँ अमित से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो अमित ने तुमसे कुछ कहा था? मीनू की माँ ने पूछा। नहीं माँ, नीलिमा के घर तो अमित से मेरी बात ही नहीं हुई थी। तब फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चली? एक बार तो नीलिमा ने ही मुझे अमित के विषय में बताया था। वैसे जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन अमित से अस्पताल में मिलकर आई थी। उस दिन उसने मुझे सारी बातें बताई थी। अच्छा, पर इस बात को तो 3 वर्ष हो चुके, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जब अमित के माता पिता ने मेरा रिश्ता अस्वीकार कर दिया था तब अमित ने बहुत आत्मग्लानि महसूस की। नीलिमा से उसे इस बात का पता चल गया था कि इस रिश्ते के अस्वीकार होने से मेरे मन पर क्या असर हुआ था। अभी मीनू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रोहित ने प्रसन्न मुद्रा में कमरे में प्रवेश किया। आते ही तुरंत मीनू को अपनी बाहों में भरकर उठा लिया। माँ ने पूछा, रोहित आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? हाँ माँ, आज मीनू दीदी का रिजल्ट निकल आया है। अपने परीक्षा फल के बारे में जानकर मीनू का हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा। आज उसे आभास हुआ कि वह एक अबला नारी नहीं वरन उसमें भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। मीनू की इस सफलता को देखकर माँ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने मीनू को इस जीवन रूपी मार्ग पर सदैव प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी थी। मीनू का परीक्षा फल देखकर पिताजी भी मिठाई लेकर आ गए थे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम उन्होंने मीनू का मुंह मीठा कराया और उसे सफलता का आशीर्वाद देते हुए उसके मंगल भविष्य की कामना की। मेरठ में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मीनू ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मीरापुर में रहते हुए वह उज्जवल भविष्य की आशा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मेरठ शहर ही अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना। आज मीनू को मेरठ के लिए प्रस्थान करना था। उसकी लगभग सभी तैयारियां हो गई थी। जब मीनू पहली बार पढ़ने के लिए मेरठ गई थी तब उसे केवल अपने कपड़े व आवश्यक सामान ही ले जाना पड़ा था, परंतु आज तो उसे घर गृहस्थी का सभी सामान ले जाना पड़ रहा था। अभी तक तो मीनू मेरठ में हॉस्टल में ही रहती थी। खाने पीने व रहने की सभी सुविधाएं थी, परंतु अब उसे अलग छोटा सा घर बसाकर रहना था। पिताजी ने नीलिमा के पति को पत्र लिखकर एक कमरे का इंतजाम करा लिया था। मीनू को अब उसी कमरे में जाकर अपना छोटा सा घर बसाना था। माँ को इस बात की चिंता थी कि ना जाने मीनू को कैसे पड़ोसी मिलेंगे। अब तो मीनू को वहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी महरी की छोटी बेटी राजो को भी मीनू के साथ भेजने का निश्चय किया, जिससे मीनू अकेली भी ना रहे और वह उसका घर का काम भी कर दे। जब मीनू पहली बार मेरठ गई थी तब माँ को बहुत दुख व अकेलापन का एहसास हुआ था, परंतु आज उन्हें प्रसन्नता का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज उनकी बेटी इस योग्य बन सकी थी कि वह समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाकर रह सके। मेरठ की एक साफ सुथरी बस्ती में मीनू का एक छोटा सा कमरा था, जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। नीलिमा ने उसके कमरे को व्यवस्थित करने में मीनू और राजू का पूर्ण सहयोग दिया था। उस छोटे कमरे में राजू और मीनू ही रहती थी। राजू 12 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी, परंतु राजू के पास रहने पर मीनू को अकेलापन नहीं लगता था। सुबह 10 बजे वह कचहरी जाती, शाम को थकी हुई लौटकर आती थी। किसी दिन यदि ज़्यादा अकेलापन महसूस करती तो नीलिमा के घर चली जाती। इसी प्रकार उसका जीवन क्रम चल पड़ा। मीनू को मेरठ आए 10 दिन हो चुके थे। उसे नीलिमा से पता चल गया था कि अमित अभी भी अस्पताल में ही है। आज मीनू ने कचहरी जाने से पहले ही निश्चय कर लिया था कि वह लौटते समय अस्पताल में अमित से मिलकर आएगी। आज ना जाने क्यों उसे अमित की स्मृति हो आई। आज मीनू को कई मुकदमे मिल गए थे, इसलिए उसे काफ़ी थकान भी महसूस हो रही थी। जब वह कचहरी के कार्य से मुक्त हुई तो उसका दिल हुआ कि वह अस्पताल न जाकर सीधे अपने घर जाकर आराम करे, परंतु दूसरे ही क्षण मीनू के कदम अस्पताल की ओर बढ़ गए। उसके हृदय में एक अंतर्द्वंद था। उसका अस्पताल जाना उचित होगा या नहीं। कई बार उसको अंतःप्रेरणा ने उसे वापस मुड़ जाने के लिए प्रेरित किया, परंतु वह इस अंतर्द्वंद में फैसला नहीं कर पाई। उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ते गए। उसने देखा कि वह अस्पताल के सामने खड़ी थी। मीनू ने अमित के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि अमित अपने पलंग पर लेटा अपनी माँ से बातें कर रहा था। मीनू को देखकर उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक बैठाया। उसे देखकर अमित के मुरझाए चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। तभी माँ ने मीनू से पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो पूरी हो गई है ना? हाँ आंटी, मैंने प्रथम श्रेणी में वकालत भी पास कर ली और अब यहाँ मेरठ में ही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अच्छा बेटी, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा।
मीनू ने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। यह जानकर अमित ने भी प्रसन्नता का अनुभव किया, परंतु दूसरे ही क्षण उसके हृदय की हीन भावना ने उसे उदास कर दिया। अब क्या वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेगा? क्या उसके शरीर के सभी अंग पहले की तरह कार्य कर सकेंगे? आदि अनेक प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगे। अमित को उदास देखकर मीनू ने पूछा, अब आपकी हालत कैसी है? हालत तो बस यूं ही है, वैसे पहले से कुछ सुधार हुआ है। यह बताते बताते अमित के चेहरे पर उदासी सी छा गई। मीनू बेटी, डॉक्टर तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न ही कर रहे हैं। अमित की सभी हड्डियां ठीक तरह से जुड़ जाएं, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, परंतु फिर भी सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। इस समय तो इसे दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। यह कहकर वह उदास हो गई। आंटी को उदास देखकर मीनू भी उदास हो गई। उसने पूछा, वहाँ अस्पताल में और कितने समय रहना पड़ेगा? 4 महीने तो अभी और रहना पड़ेगा, बाद की ईश्वर जाने क्या होता है। 4 महीने और? मीनू के मुंह से निकल पड़ा। हाँ मीनू, समय का चक्र किसी की समझ में नहीं आता है। हमारे भाग्य में शायद यही लिखा था। तभी मीनू ने घड़ी की ओर दृष्टि डाली। शाम के 6 बज चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर सड़क पर बिजली का प्रकाश नजर आ रहा था। उसने आंटी से चलने की आज्ञा ली और बाहर निकल आई। अब वह शीघ्र ही घर पहुंचने के लिए व्याकुल थी, क्योंकि नन्ही राजू उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसे ही मीनू कमरे पर पहुंची तो राजू ने उससे पूछा, दीदी आज आपको बहुत देर हो गई, क्या आज कचहरी में बहुत काम था आपको? राजू की यह बात सुनकर मीनू को क्रोध भी आया कि यह नन्ही बच्ची कौन होती है ये बात पूछने वाली। दूसरे ही क्षण याद आया कि यही राजू ही तो इस समय उसका एकमात्र सहारा है। यदि राजू ना होती तो क्या वह यहाँ अकेली रह सकती थी? राजू मीनू के लिए एक थाली में खाना लगाकर ले आई और बोली, दीदी आज आप बहुत थक गई होंगी ना, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया ताकि आप आकर जल्दी ही खाना खाकर आराम कर लें। राजू को कि इस बात में कितने अपनेपन का एहसास था। तभी मीनू बोल पड़ी, राजू तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। दीदी यदि मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो इस प्रदेश में आपका कौन ध्यान रखेगा? अच्छा राजू, तुम भी अपना खाना ले आओ, आज हम दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाएंगे, मीनू ने राजू से कहा। राजू भी दूसरी थाली में अपना खाना ले आई। दोनों ने खाना खाया। राजू अपना सभी काम समाप्त करके अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। मीनू भी 1 घंटे तक पड़ी, उसके बाद अपने बिस्तर में लेट गई। पलंग पर लेटे लेटे मीनू की नज़र राजू पर पड़ी। सारे दिन की थकी हुई राजू गहरी नींद में सो चुकी थी, परंतु मीनू की आंखों में नींद कहाँ थी। उस समय मीनू के मस्तिष्क में अमित का उदास चेहरा घूम रहा था। अमित अपनी इस दशा में कितना निराश हो चुका था। तभी मीनू को ध्यान आया कि अमित ने केवल उसी के कारण इतने वर्षों तक विवाह नहीं किया, जबकि उसे अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती थी। तभी दूसरा विचार मीनू को बेचैन कर गया कि यदि अमित अपाहिज हो गया तो क्या मीनू को उसके साथ विवाह करना चाहिए? परंतु यह एक्सीडेंट विवाह के बाद भी तो हो सकता था। अमित ने उसकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो क्या वह उसके अरमानों को ठुकरा दे? आदि अनेक बातों से मीनू का मन बेचैन हो गया। वह पलंग पर लेटी अपनी करवटें बदलती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और फिर सुबह देर से ही उसकी आंखें खुली। मीनू को वकालत शुरू किए हुए 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसने अपनी धाक जमा ली थी। दिखने में पतली छोटी सी दिखने वाली मीनू की आवाज़ में कितना जोश था, कितना उत्साह था। उसकी बुलंदी के चर्चे चारों ओर फैल गए थे। उसकी रोबीली आवाज़ सबके मन में मोह कर गई थी। मीनू को साधारण रूप से देखने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वह इतनी साहसी होगी। पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई, परंतु केवल एक मरीज की हितैषी बनकर। पिछले 2 महीने से तो वह उसके पास जा ही ना सकी थी, ना उसका कोई समाचार ही मिल सका था। रविवार का दिन था। सप्ताह में केवल एक ही दिन तो मीनू अपने को स्वतंत्र अनुभव करती है। रविवार होने के कारण उसने सोचा कि आज का दिन नीलिमा के साथ ही व्यतीत किया जाए। वह नीलिमा के घर जाने को ही थी। इतने में उसकी छोटी बहन आशा अपने पति व बेटे के साथ वहां आ गई। मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। कितना परिवर्तन आ गया था आशा में। माँ बनने के बाद काफ़ी मोटी हो गई थी। यद्यपि वह मीनू से छोटी थी, परंतु मीनू उसके सामने काफ़ी छोटी प्रतीत हो रही थी। आशा का नन्हा बेटा कितना प्यारा था, बिल्कुल अपनी माँ का रंग रूप लिया था उसने। मीनू ने आशा की गोद से उसे ले लिया। वह नन्हा बालक जैसे ही मीनू की गोद में आया उसने रोना शुरू कर दिया। तभी मजाक करते हुए आशा के पति बोले, बेटे रोते नहीं, आप इस समय मौसी की गोद में हो और मौसी तो माँ सी होती है।
उनकी इस बात को सुनकर सब हंस पड़े, परंतु वह बच्चा रोता ही रहा। फिर आशा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। आशा की गोद में उस नन्हे को देखकर मीनू का हृदय मातृत्व की भावना से अभिभूत हो उठा। कितना भला लगता है माँ बनना भी। आशा कितनी भाग्यशाली है। कुछ ठहर कर आशा के पति बाजार चले गए। दोनों बहनें काफ़ी दिनों के बाद मिली थी, इसलिए बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई थी। घंटों तक बैठी दोनों बहनें बातें करती रहीं। बातों बातों में आशा मीनू से पूछ बैठी, दीदी अब तो आपकी वकालत पूरी हो गई, आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, अब आगे क्या विचार है? आगे आगे क्या विचार है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मीनू ने बड़ी लापरवाही से आशा के प्रश्न का उत्तर दिया। दीदी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है, आशा ने मीनू को समझाते हुए कहा। अभी इतनी जल्दी भी क्या है, फिर सोच लेंगे इस बारे में, यह कहकर मीनू वहाँ से उठ गई। आशा को लगा कि शायद विवाह की बात जीजी को अच्छी नहीं लगती। तभी आशा ने अपनी बात का विषय बदला और मीनू से माँ, पिताजी व रोहित की कुशल क्षेम पूछी। मीनू ने बताया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है, बस सारा दिन घर के कार्य में व्यस्त रहती है। और रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, यह तो तुम्हें ज्ञात हो गई। अब उसकी दिल्ली में नौकरी भी लग गई है, शुरू में ही 3,000 रुपये महीना पा रहा है। अच्छा दीदी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर रोहित ने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। कल दिल्ली जाएंगे तब उससे मिलकर आएंगे। रविवार का पूरा दिन किस प्रकार व्यतीत हो गया, मीनू को उसका कुछ पता ही ना चला। अगले दिन प्रातःकाल ही आशा दिल्ली चली गई। आशा के पति को दिल्ली किसी आवश्यक कार्य से जाना था। आशा ने सोचा कि वह भी जाकर रोहित से मिल आएगी। आशा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सबके बोलने की आवाज़ व छोटे बच्चे के रोने के स्वर से सारा कमरा गूंजता था। रोहित को दिल्ली में अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने के बाद से उसके अनेक रिश्ते आने शुरू हुए थे, परंतु मीनू के पिताजी सबको यही कहकर टाल देते कि अभी हमें बड़ी बेटी की शादी करनी है, उसके बाद ही बेटे के करेंगे। आज भी दिल्ली से कोई सज्जन रोहित के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। पिताजी के इनकार करने पर भी उन्होंने अपनी बेटी का फोटो सामने रख दिया। दयाराम जी व उनकी पत्नी दोनों को ही फोटो पसंद आ गया था, परंतु फिर भी वे अभी इस पक्ष में नहीं थे कि बड़ी बेटी के विवाह से पहले ही बेटे का विवाह कर दें। उन्होंने उस सज्जन को यही कहकर विदा किया कि अभी हम रोहित की शादी नहीं कर रहे, ना रोहित ही अभी विवाह के पक्ष में है। वे सज्जन तो वहाँ से चले गए, परंतु माँ और पिताजी दोनों की ही मनस्थिति व्याकुल हो गई। वे इस बात से चिंतित थे कि मीनू अभी विवाह के लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी और बिना मीनू की स्वीकृति के वे उसका विवाह नहीं कर सकते थे। तभी चिंतित स्वर में दयाराम बोले, मीनू की माँ, समझाकर तुम ही मीनू को विवाह करने के लिए तैयार करो। मीनू को मैं समझाने की कोशिश तो करूँगी, पर वह बहुत स्वाभिमानी लड़की है, पता नहीं विवाह के लिए तैयार होगी या नहीं। उसको तुम समझा कर तो देखो, हो सकता है अब उसका विचार बदल गया हो, वह अब शादी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, अब तो विवाह के लिए तैयार हो ही जाना चाहिए। जब तक हम अपने हाथों से उसका कन्यादान न कर देंगे तब तक हम सुख से कहाँ रह सकेंगे, और हमारा समाज भी तो चैन से नहीं रहने देता है। मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ कोई ना कोई मुझसे पूछ ही लेता है कि अभी बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही हैं, क्या बात है, क्या उसके योग्य कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल रहा? कोई कहती है कि आजकल लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ने के बाद दिमाग खराब हो जाते हैं, लड़कियों को लड़के पसंद नहीं आते। वे दोनों चिंतित स्वर में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे कि इतने में दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। दयाराम जी दरवाज़ा खोलने के लिए उठे। दरवाज़ा खोलते ही आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने मायाराम जी व अमित खड़े थे। एक बार उन्हें विश्वास सा नहीं हो रहा था कि ये वास्तविकता है या स्वप्न। वे सब स्तब्ध से खड़े रह गए। दूसरे ही क्षण जब यह ध्यान आया तब उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाकर बैठाया। माँ अमित को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मीनू ने अमित का जो हाल बताया था उससे तो नहीं लगता था कि अमित पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इस समय तो वह ठीक प्रकार से चल फिर रहा था। तभी माँ ने अमित से पूछा, अमित बेटे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मीनू से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला था। हाँ, अब तो पूरी तरह से ठीक हूँ, अमित ने बड़ी आत्मीयता से उन्हें जवाब दिया। तभी मायाराम जी बोल पड़े, अमित की हालत तो बहुत नाजुक हो गई थी, सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है जो ठीक हो गया। चलिए, ईश्वर ने सब ठीक किया, कहकर माँ अंदर रसोई घर में चाय आदि की तैयारी करने चली गई। मायाराम जी को दयाराम जी से बात करने में संकोच सा हो रहा था। फिर उन्होंने साहस एकत्र करके बात करनी शुरू की।
भाई साहब, लगभग 4 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। नहीं भाई साहब, इसमें क्षमा की क्या बात है, दयाराम जी ने बात को संभालते हुए कहा। नहीं, हमसे जो भूल हो गई है उसके लिए हमें बहुत समय तक पछतावा रहा, परंतु जैसी होनी होती है वैसा ही दिमाग भी हो जाता है। भाई साहब छोड़िए इस बात को। मायाराम जी साहस एकत्र करके बोले, देखिए उस दिन हमने मीनू के रिश्ते को ठुकराया था, आज फिर हम मीनू का हाथ मांगने आए हैं। दयाराम जी तुरंत बोल पड़े, मीनू मीनू तो अभी शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रही। उसकी स्वीकृति के बिना हम उसकी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते। मायाराम जी बोले, शादी विवाह का मामला नाजुक होता है, बिना लड़के व लड़की की स्वीकृति के विवाह नहीं करना चाहिए। और विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं। अब देखिए हमारे अमित के लिए ना जाने कितने रिश्ते आए, पर उसने किसी के लिए हाँ ही नहीं की। दयाराम जी आश्चर्य युक्त स्वर में बोले, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, जब मीनू यहाँ आएगी तब उससे बातें कर लेंगे और जैसा भी निश्चित होगा हम आपको सूचना दे देंगे। हाँ जी ठीक है, मायाराम जी ने कहा, मीनू की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, उसके बाद आप हमें सूचित कर दें। कुछ देर बैठने के बाद मायाराम जी और अमित चले गए, परंतु आज दयाराम जी को अवश्य यह एहसास हो रहा था कि जैसे किसी ने उनके दुखी हृदय को सांत्वना दे दी हो। कचहरी का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे। माँ व पिताजी से मिले हुए भी काफ़ी समय हो गया था, इसलिए इन 2 दिनों के अवकाश में मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। अब राजू भी कितनी प्रसन्न थी। उसे जब से वह यहाँ लाई गई थी, आज पहली बार वह अपने घर जा रही थी। उसका भी माँ का कई बार पत्र आ गया था जिनमें उसको बुलाने के लिए लिखा गया था, परंतु वह अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाई थी। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी, उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। उनके साथ उनकी कोई महिला संबंधी भी थी। मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया और उनके आगे की सीट जो कि खाली पड़ी थी उस पर राजू के साथ बैठ गई। तभी मीनू की पड़ोसिन मौसी ने पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो अब पूरी हो चुकी होगी, अब क्या कर रही हो? जी मैंने मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दिया। अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी? तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होंगी। हाँ मौसी, मीनू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अरे बिल्कुल अकेली कैसे रह लेती है तू? मैं अकेली नहीं मौसी, ये राजू मेरे साथ रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई न रहता तब तक क्या? मौसी की यह बात मीनू के हृदय में चुभ गई। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर और बात की गई तो वे कुछ न कुछ ऐसी बात कह देंगी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाएगी। इसलिए उसने अपना बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। मीनू को पढ़ता देखकर मौसी ने अपने साथ बैठी महिला से बातें शुरू कर दी। उस महिला ने पूछा, यह कौन लड़की है जिससे तुम बातें कर रही थी? मौसी बोली, ये हमारे पड़ोस की ही लड़की है। इसके माता पिता ने ऐसे दिमाग खराब किए हैं कि यह शादी करने को ही तैयार नहीं। मैंने भी इसके लिए एक लड़का बताया था, परंतु मना कर दिया। अच्छा, लड़कियों को इतना सिर नहीं बैठाना चाहिए, फिर आगे चलकर बहुत परेशानी होती है। उस महिला ने भी मौसी की ही बात का समर्थन किया। और तो और इसकी छोटी बहन की शादी हो गई, इसके भाई की भी शादी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। उन दोनों की ये बातें मीनू के कानों तक पहुंच रही थी। मौसी के ये शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति चुभ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाज में अपनी इच्छा से लड़की को जीने का कोई अधिकार नहीं? एक लड़की को अबला जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की जाती है। कैसे नियम है समाज के? मीनू का हृदय यह सब बातें सुनकर रो पड़ा। मौसी की बातें जारी रहीं। वे बोली, इसके माता पिता को देखो, जवान लड़की को अकेला मेरठ छोड़ रखा है। बताओ, आजकल के ज़माने में जवान लड़कियां को अपने से अलग रखा जाता है क्या? उनकी बात का समर्थन करते हुए महिला बोली, कहाँ जी, कल के दिन कोई ऊंच नीच बात हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि दोनों की बातों को का कड़ा सा जवाब देकर मुंह बंद कर दे, परंतु मीनू सभ्य व सुशील लड़की थी। वह बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये सब बातें उसने जहर की तरह पी ली। मीनू ने अपने ऊपर बहुत संयम रखने की कोशिश की, परंतु उसका हृदय इन सब बातों से बेचैन हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद क्यों? यदि कोई लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर उंगलियां नहीं उठाता, चाहे वह कितना ही अपराध क्यों ना करता हो। परंतु एक लड़की
चाहे वह कितना ही संयमशील जीवन क्यों न व्यतीत करती हो, फिर भी समाज उस पर दोषारोपण करता है। अभी वह इन विचारधाराओं में तल्लीन थी कि बस मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुक गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नज़र मौसी पर पड़ी। उन्हें देख मीनू का हृदय घृणा से भर गया। उनकी ओर बिना देखे ही वह अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ उसे देखकर प्रसन्न हुई और बोली, मीनू, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की ही सोच रहे थे। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफ़ी दिन हो गए, इसलिए चली आई। अच्छा किया बेटी, तुम आ गई हो। तुमसे कुछ आवश्यक बातें भी करनी है। पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। सफ़र की थकान और मौसी की बातें सुनकर मीनू के सिर में दर्द होने लगा था। वह कुछ देर आराम के लिए पलंग पर लेट गई, परंतु उसे आराम कहाँ। उसके मस्तिष्क में मौसी व उनके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे। उसे आभास हुआ कि कहीं उस गुंजन की प्रतिध्वनि से उसके मस्तिष्क की नसें न फट जाएं। उसने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। उसे देखकर माँ बोली, बेटा, तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसी चल रही है? माँ, पिछले 2 महीने में तो मुझे 3,000 से 4,000 रुपये तक मिल गए। वैसे अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1-2 वर्ष में आशा है कि और अच्छी चलेगी। हाँ बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर दिया था। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुमने कठिन परिश्रम किया, ईश्वर ने तुम्हें इसका फल दिया। हाँ माँ, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान व आशीर्वाद रहा है। यदि आपका सहयोग न मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी ना बन पाती। मीनू, अब तो तुम अपने पाँव पर खड़ी हो गई, वकालत में भी काफ़ी पैसा कमा रही हो। परंतु बेटी, एक लड़की की ज़िंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बेटी, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। माँ, तो लड़की होना कोई गुनाह है? नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक समाज चैन नहीं लेने देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती हैं। एक कुंवारी युवा लड़की को देखकर सभी उंगलियां उठाते हैं। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूँ? हाँ बेटी, परसों मेरठ से मायाराम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने। अच्छा। हाँ बीनू, और वो मायाराम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा भी थे। कुछ सोचते हुए मीनू सिर्फ हूँ कर हाँ ही कर सकी। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मीनू ने जवाब दिया, माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। उसकी इस बात में स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। इस स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली। मीनू ने अपने पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची पसंद नहीं करेगी। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपये में तय कर ली गई थी। जैसे ही उसे पता चला कि 10,000 केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, चंद घंटों की सजावट के लिए पैसों की बर्बादी, उसे यह सब पसंद नहीं था। सायकाल जब दयाराम जी घर आए तो उसने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा, पिताजी, कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपये की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित तो यही होगा कि इनमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को दे दें, जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू करे। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मीनू बेटा, दुनियादारी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ आती है। परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूंगी, मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थीं। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई दिया। जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाई तो वह विस्मित रह गई। अरे यह क्या, इसे तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। यह तो, इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब है। ये क्या हो गया इसे? मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान हो गई। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रही हैं, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। ये सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए कहा, ये सब समय का फेर है दीदी। मेरे भाग्य में यही लिखा था। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी।
मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई, परंतु ईश्वर को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया, साथ ही सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी कट गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू ने भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, दीदी मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊंगा। तुम क्या कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? खाली बैठा हूँ दीदी, मुझे अपाहिज को कौन नौकरी देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी, परंतु मनोहर को तो वैसे भी वह बचपन से ही जानती थी, इसलिए उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायता अवश्य करेगी। विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर अपाहिज मनोहर की सहायता करने का उसने संकल्प लिया। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि ना जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप से सहायता करे। यदि उसे रुपए दिए जाए तो वह कहीं ऐसे ही उन रुपये को खर्च ना कर दे, और यदि उसे कोई ऐसा काम कराया जाए तो कौन सा? यह अपाहिज हर कार्य तो कर नहीं सकता। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में यह विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। एक पैर ना होने के कारण वह चल फिर तो नहीं सकता, फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां नहीं तो क्या हुआ, बाकी 3 उंगलियों के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है, और 5,000 रुपये में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानी व उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गए और मीनू का विवाह का दिन भी आ गया। विवाह न करने के कारण समाज के अपशब्द सुनने वाली मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल की ओर चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पड़ी मीनू नहीं, वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी।